सो मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल तो अपन सबको पता है कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे डिफाइन होता है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में ऐसे डिफाइन नहीं होता। फिजिक्स में मोमेंटम का कुछ और मतलब हो जाता है, बट ठीक है, अभी हमको कौन सी मॉडर्न फिजिक्स तो अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो ये मतलब अभी तो ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। और न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया था, सेकंड लॉ, वो मोमेंटम की लैंग्वेज में ही दिया था। उन्होंने कहा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। वो बोले थे स्टेट ऑफ मोशन। तो जिसको वो स्टेट ऑफ मोशन बोले थे न्यूटन, वो एसेंशियली मोमेंटम ही है, राइट। तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए तो ये मोमेंटम हो जाता है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये dp बाई टी बन जाएगा। सिंगल पार्टिकल है, मास का तो कोई चेंज कुछ हो नहीं रहा, पार्टिकल है, और वैसे ही मास चेंज नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। सो दिस बिकम्स ma, विच इज नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल की तो एफ इज इक्वल टू dp बाई dt तक हम लोग पहुंच सकते हैं, राइट। इंटरेस्टिंग होता है जब हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं फॉर अ सिस्टम, राइट। तो लेट्स ट्राई दिस होल थिंग फॉर अ सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले तो जब हम मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिफाइन करते हैं तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटा का सम होगा, समेशन mi/vi। हर इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का सम होगा। दिस इज नॉट समथिंग जिसमें हमको बहुत सोचने की जरूरत है। फिर भी यदि आप देखेंगे, पहले अपन ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखी थी, तो वो भी सबके इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज का सम था। वैसे ये मोमेंटा का सम है, वेक्टर सम होगा। वेक्टर है तो वेक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा। अब आप देखेंगे, मैं ढूंढने नहीं गया था, क्या था क्या? डिड आई वेंट सर्चिंग फॉर दिस? नहीं, मैं तो डिफाइन किया। आप बोलेंगे सर ये क्यों बोल रहा? ये देखिए, हमारी बिना कोशिश के सेंटर ऑफ मास दिखने लग गया। कैसे दिखने लग गया? अब ठीक है, समेशन ऑफ mi/vi आप कर सकते हैं, लेकिन इसको टोटल मास से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो ये थोड़ा कन्वीनियंट दिखने लग जाता है। कितना कन्वीनियंट हो, तो जब मैं धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा तभी समझ में आएगा कि कितना कन्वीनियंट दिखने लग जाता है, राइट। तो ये ऐसा दिखने लग जाता है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू mv/cm। मतलब कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम यदि हमें निकालना है तो हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखें तो भी काम चल सकता है, यदि मोमेंटम ऑफ सिस्टम देखना है तो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट, ओके। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने कहा था पैरेलली चलेंगे अपन, कैलकुलेशन भी करेंगे थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई भी करना सीखेंगे, राइट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से अपना डाइग्रेस हो रहा हूँ, थोड़ा सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन की तरफ जाऊँगा, फिर वापस आता हूँ, एंड देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, ठीक है। तो ये अभी मैंने सेंटर ऑफ मास अपने आप आया, बस इतना सा सिखाया कि हम ढूंढने नहीं गए थे। और भी मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूँगा, लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी थोड़ी सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं अब थोड़ी देर बोलूँगा, फिर वापस मैं करके दिखाऊँ कि देखिए कैसे ये अपने आप आ गया, ओके। तो फिलहाल हम लोग सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं।
जैसे कि मान लीजिए ये दो मासेस है m1 ओके और ये m2 और हमें इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ होगा। एंड लेट्स से सवाल में ओरिजिन नहीं दे रखा है, हमसे तो पूछा भैया बता दो सेंटर ऑफ मास कहाँ है। जनरली आप देखेंगे तो सवालों में हमें ओरिजिन दे नहीं रखा होता है, सो दैट इज नॉट कंफ्यूजिंग, इट इज फ्रीडम कि हम जहाँ चाहे ले सकते हैं। और हमें पूछा सेंटर ऑफ मास कहाँ, तो किसी एक मास के रिस्पेक्ट में दूसरे मास का होगा, तो इट इज ऑब्वियस कि अपन इनमें से कोई एक को ओरिजिन ले ले तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, इसको मैंने m1 को लेट से ओरिजिन ले लिया, राइट ये मेरा x ये मेरा y। तो m1 को ओरिजिन लेके यदि मैं सेंटर ऑफ मास लिखूं, राइट तो वो क्या आएगा m1 इंटू 0, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, आप बोलेंगे सर y नहीं लिख रहे, लिख लो भाई y जिसको लिखना है, 0 इंटू m1 प्लस 0 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई बोल सकता है सर आपने r वेक्टर के लिए दिया था फॉर्मूला, तो अरे यार r वेक्टर को x और y में तो तोड़ ही सकते हैं, राइट। तो ये सब अपन अब सीख चुके प्रोजेक्टाइल वगैरह बहुत बार, तो रिपीट नहीं कर रहा, बट फिर भी कुछ लोगों को देखते हुए रिपीट करते हैं, कुछ लोगों के डाउट पड़ते हुए। तो यदि ये दूरी l है तो ये हो गया m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। XCM is this m1 into 0 plus m2 into L upon m1 plus m2। ये L डिस्टेंस था तो ये हो जाएगा। तो यदि आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m1 से यदि मैं लिखना चाहूँ m1 से, राइट उस डिस्टेंस को यदि मैं L1 कहना चाहूँ तो L1 टर्न्स आउट टू बी m2L अपॉन m1 प्लस m2। और यदि ये डिस्टेंस लिखना चाहूँ तो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, L में से आप कर लीजिए, ये आ जाएगा ये आ जाएगा। इनफैक्ट इससे याद रखना हो तो बड़ी अच्छी चीज़ याद रखने के लिए हो जाती है क्या, देखिए भाई L1 बाय L2 इज कमिंग आउट M2 बाय M1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास दो पॉइंट मासेस को डिवाइड करता है। यदि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ ली है तो इन्वर्स रेशियो ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास लाइन जॉइनिंग को डिवाइड करता है, ऐसा आप देख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास इस स्ट्रेट लाइन को L1 बाय L2 के रेशियो को आप देखेंगे तो M2 बाय M1 का रेशियो आता है, इन्वर्स रेशियो ऑफ मास में डिवाइड करता है, राइट। तो एक बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन। आप बोलेंगे सर यहाँ क्या यूज़ है, अभी टाइम लगेगा, बस छोटी सी एक चीज़ और है, थोड़ा सा तुक्का मारेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे कि वर्टेक्स पे 3 मासेस रखे हुए, ऑलराइट, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अब यहाँ पे जो है दिल की आवाज़ आपको बोल सकती है कि सर सेंट्रॉइड पे, और इस बार सही भी हो जाएगी, ऑलराइट। बाकी आप कैलकुलेशन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल करिए, ऑलराइट। और फास्ट करने का तरीका बता सकता हूँ मैं। फास्ट करने का तरीका ये रहेगा कि हम लोग ये RCM निकालना था हमको, समेशन को मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ,
m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 करना था। इसमें मैं चाहूँ तो इसको ज़बरदस्ती m1 प्लस m2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए तो जगह नहीं बची है, ठीक है। और इसको अलग से छोड़ सकता हूँ। जब इसको अलग से कैलकुलेट करूँगा तो ये एसेंशियली दो मासेस का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी। मतलब कि ये दो मासेस का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, क्योंकि देखा जाए ऊपर वाला पार्ट तो वो क्या है, RCM डैश of these two masses into m dash of these two masses plus m3 r3 अपॉन m dash प्लस m3 सोच सकते हैं, जहाँ पे m dash क्या है, m1 प्लस m2। मतलब एसेंशियली इन दो मासेस की जगह ये एक मास सोचे। तो इनकी जगह अपन ने ये प्रूफ किया मैथमेटिकली, सोच नहीं लिया, प्रूफ किया। ये एक मान लिया और इसका मास कितना है, 2m के बराबर। तो यदि अपन इनका सेंटर ऑफ मास का दूरी निकालेंगे तो वो 1/3 दूरी पे आएगा यहाँ से। अब इतनी तो आपको ज्योमेट्री आती होगी कि सेंट्रॉइड जो होता है वो सेंट्रल लाइन से वर्टेक्स से 2/3 की दूरी पर होता है। तो ये 2/3 की दूरी पर है। इनफैक्ट हर वर्टेक्स से 2/3 की दूरी पर हो जाता है यदि अपन परपेंडिकुलर डाल दें तो ये सेंट्रॉइड पे आ गया। मैंने प्रूफ कर दिया। इससे ज़्यादा प्रूफ करना है तो कोऑर्डिनेट लिखकर मेहनत करिए, उससे भी आ जाएगा, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे होगा, ओके। यदि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे बराबर मासेस रखे होते तो, यदि ये मासेस बराबर नहीं होते, मान लो ये m ये m 2m हो जाता, तो करते कैलकुलेट, कुछ ना कुछ करते, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मैं रोज थोड़ा थोड़ा सा आपको सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन और राइट बताते चलूँगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एज वी प्रोसीड फर्दर, आगे भी अपन ले लें। अब क्या हो रहा है, अब बात बस इतनी सी है। RCM की बात हमने कर ली, ये है, राइट। ट्रायंगल की बात कर ली। तो मान लीजिए जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें एक पंखा होगा, ओके। और इस पंखे में मोस्ट प्रोबेबली 3 ब्लेड्स होंगी। पंखा बंद करके देख लेना भाई, ऑलराइट, 3 ब्लेड्स होंगी। और इनके बीच में यदि आप एंगल नापेंगे तो 120 डिग्री कुछ एंगल आ रहा होगा। इनफैक्ट यदि आप, हालांकि मैंने कंटिन्यूस नहीं पढ़ा है, बट मुझे पूरा यकीन है आप समझ पाएंगे कि यदि मैं यहाँ पर एक पार्टिकल लूँ, उतनी दूरी पर एक पार्टिकल यहाँ ले लूँ, उतनी दूरी पर एक पार्टिकल यहाँ ले लूँ, और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढूँ तो सेंटर पे आएगा। और ऐसे में हर एक पार्टिकल के साथ करता जाऊँ तो हर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा। इनफैक्ट पूरे पंखे का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। तुक्का मारा जा सकता है या फिर कैलकुलेशन करनी है, आप कर लीजिएगा। अभी विश्वास कर लीजिए कि यहाँ पर है। आप बोलेंगे सर इसका क्या वैलिड है, इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ ये है कि मुझसे कोई पूछे जरा इस पंखे का मोमेंटम बताओ, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली 0 बोल सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ये कौन सी बात हुई? ये बात यहां से आई कि हमने जब मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखा था, राइट, तो मैंने कहा था ना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है चीज़ों को सोचना, तो उसको ये लिख सकते हैं, ये हमने प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया था, ये प्रूफ देख लीजिए। मोमेंटम ऑफ सिस्टम अपन ने सम किया और जबरदस्ती टोटल मास से डिवाइड किया तो ये आ गया था। तो इस पूरे पंखे का या तो मैं सेंटर ऑफ मास, पूरे पंखे का या तो मोमेंटम निकालने जाऊं, या सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से बता सकता हूँ जीरो आएगा। आप बोलेंगे सर थोड़ा सा और कोशिश करें, तो कर लीजिए। इस हिस्से की वेलोसिटी इधर आएगी और जितनी इसकी आएगी एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पे इसका आएगा और एग्जैक्टली उतना मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पे इसका आएगा। सबका ओमेगा सेम है। इन तीनों को जोड़ूंगा मैं, तीन वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे सम जीरो ही आएगा। अलग अलग तरीके से देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम सीधे सेंटर को देखकर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पता था, हम कह सकते हैं जी इसका मोमेंटम जीरो है। और इसकी बहुत यूज है, इसका मोमेंटम जीरो होने का बहुत ज़्यादा यूज है, जो मैं आपको धीरे धीरे ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स समझाऊंगा। मीनवाइल यहाँ पर हमने 2 पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकाला, आगे हम 3 का भी बता दिए, राइट। साथ साथ मैं कुछ प्रैक्टिस चाहता हूँ आप लोग कंटिन्यूस की भी करते रहे, ताकि आपको कंटिन्यूस बिल्कुल अजीब ना लगे। और इतना इजी सवाल बता रहा हूँ कि आप लोग तुक्का भी मारेंगे तो सही आंसर आएगा। ये रॉड है, मास m, लेंथ l की, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये आपको निकालना है। ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए थोड़ी मेहनत अलग से लगेगी, राइट। तो ये आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और मैं इसी वीडियो में इसका सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन आगे दे रहा हूँ। आप पॉज करिए, ट्राई करिए एंड देन कम बैक। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे अच्छा रहेगा इस थिन रॉड के अलोंग ये एक्सेस ले लें, तो ये x हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट तो वैसे ही दिख रहा है, सारे पार्टिकल्स का जीरो है। समेशन mi इंटू बहुत सारे जीरो करूँगा अपॉन टोटल मास, तो जीरो ही आएगा। चलिए जी, ओरिजिन भी अपनी मर्जी से यहाँ ले लेते हैं, एक एंड पे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। x दूरी पर एक एलिमेंट लिया, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन तो ऐसे ही दिख रहा है, वाइट ले। यहाँ से x दूरी पर ये एलिमेंट लिया dx थिकनेस का, तो इस एलिमेंट के लिए भी मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लिखूं, तो यहाँ जोड़ना कंटिन्यूस पड़ेगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन। तो छोटे से मास कितना होएगा m/l इंटू डी एक्स हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट का मास। ये तो हो गया आपका पार्ट dm वाला। फिर इसका x कोऑर्डिनेट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, m/l कॉमन निकाल लीजिए, मास नीचे है ही सही। इंटीग्रल x dx कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से l/2 करेंगे जी, सॉरी 0 से l करेंगे, थोड़ा ध्यान भटक गया, 0 से l करेंगे तो xcm क्या आ रहा है, 1/l x²/2 का इंटीग्रल l²/2 and as expected it is coming out to be l/2, so which is quite easy, right? So what I want you to do is this, HCV chapter 9, में से मैं आपको कुछ सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आप ट्राई करेंगे और हम डिस्कस करेंगे।
ओके, तो मैं मार्क किताब में ही करवा देता हूँ ताकि आप लोग गलती से भी ना भूलें। Apparently I've lost it. HCV here. Okay, so here we go. तो एक तो आप ये कर लीजिएगा ट्राई, सॉल्यूशन दे रखा है, साथ साथ ट्राई करेंगे, खटाखट समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन पेन चलाएंगे तो फ़ायदा ये होगा, जब मैं अगली क्लास में कैलकुलेशन डिस्कस करूँगा तो आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि मैथ्स क्या आने वाली है और फिज़िक्स की बात ही हम लोग करेंगे। ओके, 2 पार्टिकल का इन्होंने निकाल रखा है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे रखे हैं, बिल्कुल करिए, ये करिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा मैं। फिर कंटिन्यूस बॉडी का इन्होंने अलग से डिराइव कर रखा है, राइट, ये मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, अभी किया है। L/2 सेमी सर्कुलर वायर का आप ट्राई करेंगे, राइट, और सेमी सर्कुलर प्लेट का भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही इन्होंने दिया है वर्मा जी ने, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन सीधे चलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स पे। इसमें भी इन्होंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के सवाल दिए हैं, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कर पाएंगे, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। नहीं कर पाए तो सॉल्व एग्जाम्पल है, कॉपी मारना है जी, मैं समझाऊंगा। और एक ये 3 सॉल्व एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, प्लस एक मेरी तरफ से, राइट, एक ट्रायंगुलर प्लेट का निकालना है, ओके। ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, राइट। ये मुझे लग रहा है अभी भी ट्राई कर सकते हैं, यस अभी है टाइम, ट्राई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर कहा गया है, प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। पॉज करके दिमाग लगाइए, लॉजिकल प्रूफ देना, दिल की फील नहीं देनी कि मुझे दिल से फील आ रही ना, प्रूफ मैं बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा। तो हियर वी गो, मैथमेटिकल प्रूफ। यदि मैं इस ट्रायंगुलर प्लेट को ऐसी रॉड से बना हुआ मानूं, रेड कलर की रॉड से, तो सेंटर ऑफ मास इस रॉड के सेंटर पे आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इट वुड बी ट्रू फॉर ऑल दी रॉड्स पैरेलल टू दिस रॉड। मतलब हम कह सकते हैं इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पे आएगा, राइट। मीडियन पता होगा आपको क्या होती है। सेम लॉजिक यदि अपन इस वाली साइड के लिए लगा दें तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पे भी लाई करना चाहिए,
और सेम लॉजिक इधर भी लगा सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास इन तीनों मीडियंस पे लाई करना चाहिए। तीनों मीडियंस पे लाई तो तभी कर सकता है जब वो सेंट्रॉइड। तो तुक्का मारा था तो भी ठीक था, मेरा बिल्कुल रिग्रेस मैथ्स है। आप बोलेंगे सर इक्वेशन का, मैथ सिर्फ इक्वेशन नहीं होती, ज्योमेट्री भी होती। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास इज ऑन सेंट्रॉइड, ठीक है। तो वो सब आप ट्राई करिएगा, थोड़ा थोड़ा हम सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशन भी सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी सीखेंगे।